तो बच्चे आज हमने करना है रेंज क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशंस। तो इसमें हमने क्या करना है, देखिए रेंज हमने कल किया था, याद है सबको? आपको कुछ किया आप लोगों ने? कल मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर कर दी थी। गुड। तो आप लोगों ने किया या नहीं किया ये मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता, किसी ने पीडीएफ नहीं भेजी मुझे। रेंज क्या है हमारा? रेंज क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है? Who will read this? I assign this to starting from Gagandeep Kaur. Yes, Gagandeep Kaur. Follow the diagrammatic representation of two frequency distribution A and B. Both have same central tendency mean located as shown at A and B, but a close observation of the diagram indicates that individual values fall away from the central value A and B in different way. The draw curve देखो, have different हम्म, variability. वेरिएबिलिटी। तो डिस्पर्शन क्या होता है? हमें वेरिएबिलिटी चेक करनी है। अब आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, ए लाइन व्हाइट वाली और ग्रीन वाली, दोनों लाइनें आपको नजर आ रही हैं। दोनों का अर्थमेटिक मीन सेम है, लेकिन अर्थमेटिक मीन से दूरी दोनों की अलग अलग है। अगर आप ग्रीन लाइन देखो वो नीचे को आ रही है, तो व्हाइट ऊपर को जा रही है, तो वो मैच नहीं करते हैं, यानी कि मीन तो सेम है दोनों का। क्लास ए सेक्शन, आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के एवरेज मार्क्स हमारे 70% हैं। बट जो सेक्शन ए है उसमें 70 अबव वाले ज्यादा हैं और 70 बिलो वाले कम हैं। वेयर एज बी सेक्शन में 70 बिलो वाले बच्चे ज्यादा हैं और 70 अबव वाले कम हैं। तो क्या हम दोनों सेक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं? अगर हम No, ऑन द ma'am. बेसिस ऑफ इंटेंजिबल सॉरी इंटेलिजेंसी दें, तो सेक्शन ए में ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे आपको रेदर देन सेक्शन बी, जबकि दोनों का मीन सेम है। तो वेरिएबिलिटी के बेस पे हमें देखना होता है कि कोई चीज कितनी डिस्पर्स है, कितनी फैली हुई है और कितनी उस वैल्यू के आसपास घूम रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। आगे पढ़ो गगनदीप, आप ही पूरा करोगे ये पेज। The measure of this variability of individual items with respect to center tendency is called dispersion. While डिस्पर्शन। तो ये आपको डिस्पर्शन की एक मिनट बचे, ये आपको डिस्पर्शन की डेफिनेशन मिल गई, जिसका आपके पास एमसीक्यू बनता है। आगे चलो, आगे चलो while बच्चे। on dispersion is important. It gives additional information on the data and enables us to judge the reliability of our measure of center tendency. If individual items are widely spread with respect to the measure of center tendency measured, mean, median, mode, then the center tendency is considered as less representative of the distribution as a whole. Second, आपकी there आवाज चली गई गगन। मैम अब क्लियर है आवाज? मैम हाँ जी। देखो बच्चे, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अब हमें डिस्पर्शन की डेफिनेशन आ गई इस पेज में आपकी। वेरिएबिलिटी क्या है ये आपको क्लियर हो गया। अब वो कहना चाहते हैं कि डिस्पर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये कहता है कि अगर हम किसी इंफॉर्मेशन से, किसी डेटा से कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसकी मीन मोड मीडियन निकालते हैं, जिसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, उसकी जब हम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आइटम्स देखते हैं, तो अगर वो सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास नहीं है, दूर तक फैली हुई हैं, तो इसका मतलब कि वो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी हमारे डेटा को कम रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। और ये प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा डाटा ज्यादा स्प्रेड होता है, उसी को हम डिस्पर्शन कहते हैं।
तो on many occasions we require comparison of various samples of distribution in order to eliminate widely fluctuated data with an ultimate objective to mitigate risk. अब अगर हमें दो प्रोजेक्ट लेने हैं, उसमें से किसी एक को चूज करना है और दोनों का अर्थमेटिक मीन सेम है, तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जिसकी वेरिएबिलिटी कम होगी, जिसकी डिस्पर्शन कम होगी। यहां तक क्लियर है सबको? आगे वो ये कह रहा है, ए फर्म यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स to ship orders to customers found the following distribution of delivery time for two methods based on the past record from available evidence which shipment method you recommend। अब अगर आपको मैं ये ग्राफ दे दूं और दोनों शिपमेंट मेथड की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेम है, तो मुझे बताओ गगनदीप, आप किसको चूज करना पसंद करोगे, ए को या बी को? मैम बी। वाई बेटा? बी तो ज्यादा डिस्पर्स है। सॉरी मैम, ए जिसकी डिस्पर्जन घट होगी ਉਹਨੂੰ चूज करांगे ए। हाँ, तो फिर ए की डिस्पर्शन कम है ना, वो आसपास घूम रहा है, जबकि बी तो देखो दूर तक फैल गया, तो डिफरेंसेस ज्यादा आएंगे। ठीक है ना? यस मैम। तो ए इज मोर प्रेफरेबल एज बी हैज वाइडर फ्लक्चुएशंस। आगे पढ़ो, आप ही पढ़ो गगन इस एग्जाम्पल को। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन मोर रिप्रेजेंटेटिव? बताओ कौन से डेटा को मीन ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, एक्स को या वाई को? मैम एक्स। हाँ, क्योंकि x की वेरिएबिलिटी कम है, डिस्पर्शन कम है, y दूर तक फैला हुआ है, x बिकॉज द वैल्यू टेंड टू क्लस्टर मोर अराउंड मीन। क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम। ठीक है। सो डिस्पर्शन इज द, अब आगे मैं दूसरे स्टूडेंट को चूज करूंगी जो ये पढ़ेगा गगन के बाद। मनप्रीत कौर, आप पढ़िए नेक्स्ट। मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर तो लेफ्ट आउट ही कर गई मेरी बात सुन के। रमन सैनी, रमन सैनी, आर यू अवेलेबल? एकम नूर, एकम नूर, यस मैम। बेटा आप पढ़ो इसको आगे नेक्स्ट पेज से। यस मैम। So dispersion is the degree of the scatter or variation of the variables about a central value. Measures पढ़ो of ये। हाँ देखो, ये कह रहा है डिस्पर्शन जो है आपका, ये क्वेश्चन बनता है, डिस्पर्शन इज द, व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन इज द डिग्री ऑफ स्कैटर और वेरिएशन, कितना आपका वैल्यूज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी से वेरी कर रही हैं। अब मेजर्स ऑफ सेंटर डिप्रेशन जो होता है हम दो तरह से निकाल सकते हैं, ग्राफिक जिसको हम लॉरेंस कर्व बोलते हैं। आपको याद है हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए ओजाइव बनाए थे, मोर देन एंड लेस देन ओजाइव। यहाँ पर डिस्पर्शन निकालने के लिए हम लॉरेंस कर्व बनाएंगे। और एल्जेब्रिक वे में निकालने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं? हाँ जी पढ़ो आप एकम को, एकम नूर, एकम पढ़ो आप, कौन कौन से मेथड से हम डिस्पर्शन निकाल सकते हैं? yes ma'am. Quartile deviation and coefficient of quartile deviation. Mean deviation and coefficient of mean deviation. Standard deviation and coefficient of variation. और एक छोड़ दिया आपने, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, Sorry. तो देयर आर 4 मेथड्स जिससे हम एल्जेब्रिक वे में डेविएशंस, डिस्पर्शन, डेविएशन हर एक में लिखा हुआ है। मैम आवाज नहीं आ रही।
मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास बेटा पहले तो डिस्पर्शन निकालने के दो मेथड हैं, एल्जेब्रिक एंड ग्राफिक। ग्राफिक में हमारा मेथड है लॉरेंस कर्व। एल्जेब्रिक में हमारे पास चार मेथड हैं, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हर एक का कोफिशिएंट हम निकालेंगे। देखो रेंज का भी कोफिशिएंट निकाला, क्वार्टाइल डेविएशन का भी कोफिशिएंट निकालेंगे, मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपके पास ये क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है डिस्पर्शन क्या है, दूसरा बनता है डिस्पर्शन निकालने के कितने मेथड हैं, और डिस्पर्शन के एल्जेब्रिक या एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यू निकालने के कितने मेथड हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इन सब के मेथड सीखेंगे, ठीक है? तो अभी आप ही कंटिन्यू करो, एकम पढ़ो आगे। Dispersion can be measured, distance measure, average deviation measure. Distance ठीक measure, है, range. Range is the difference between the highest and हो रहा है। एकम आपका म्यूट हो गया बेटा, उसको अनम्यूट करो। एकम। yes ma'am. हाँ बेटा, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब पढ़ो जरा। देखो अभी हमारे को अगर आप ग्राफ देखो तो इसको रेंज को इसने थोड़ा डार्क ग्रीन किया हुआ है, बाकियों को लाइट ग्रीन किया हुआ है। इसका पर्पस ये है कि जो रेंज है वो डिस्टेंस मेजर मेथड में आता है और बाकी सब एवरेज डेविएशन मेजर्स मेथड में आते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी मेजर हम कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर्स एंड एवरेज डेविएशन। तो डिस्टेंस मेजर में हमारे पास रेंज आता है, एवरेज में बाकी तीनों आएंगे। अब रेंज हमने कल किया था, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? हाँ जी, एकम पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये। Marks obtained by 12 students in the recently concluded examination is as follows. अगर स्टूडेंट आते ठीक है, मार्क्स आपको स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उसके सामने उसके मार्क्स दिए हुए हैं। अब मुझे बताओ इसमें लोएस्ट मार्क्स कितने हैं एकम? मैम 10, और हाईएस्ट? 95, यस, तो रेंज क्या हो गई? 95 माइनस 10, दैट इज 80. 85 आपकी रेंज हो गई। यस मैम. क्लियर? आगे बढ़ो, क्वासी रेंज पढ़ो एकम। It refers the difference between the values leaving the extreme values. If we leave the two extreme values, it will be quasi range. Second highest observation minus lowest observation. Again 89 सेकंड minus. लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अब हाँ जी. सेकंड हाईएस्ट 89 है और सेकंड लोएस्ट 13 है। अगर हम एक्सट्रीम दोनों को छोड़ दें और सेकंड वाली लें तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वासी रेंज। क्या बोलेंगे? Quasi range. हाँ आगे पढ़ो बच्चे। Range is easy to understand, but its usefulness as a measure of dispersion is limited. It considers only highest and lowest values and ignores all others. So it is highly influenced by extreme values. Since it measures only two values, the range is likely to change drastically from one sample to the next in a given population. Open-ended distribution has no range. ओपन एंडेड एग्जांपल मतलब डेट डेटा, एक्स. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है आगे चलो आप। अब देखो वो कहता है कि रेंज के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। फायदा ये है कि ये सबसे आसान है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। बट नुकसान क्या है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में इसका यूज बहुत लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को ले रहा है, बाकी सबको इग्नोर कर रहा है। जबकि हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ा था कि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज को अवॉइड करना चाहिए।
और ये तो सारा इन्फ्लुएंस ही, वैल्यू कैलकुलेशन ही एक्सट्रीम वैल्यू से निकल रही है, सिर्फ 2 ही वैल्यू को लेता है। अगर हम अपना सैंपल चेंज कर दें, मान लो आपकी क्लास में से मैंने 10 बच्चों का सैंपल लेना है, मैं और उनके मार्क्स लेने हैं, मैंने पहले कोई और 10 बच्चे लिए, बाद में कोई और 10 बच्चे लिए, तो दोनों की रेंज अलग अलग आएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं एक्सट्रीम वैल्यूज ले रही हूँ। हो सकता है पहले 10 बच्चों में वो हों जो टॉप 10 में आते हो, और दूसरे 10 बच्चों में वो हों जो लोएस्ट 10 में आते हो। तो इसलिए जैसे ही हम सैंपल चेंज करेंगे हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये ज्यादा ऑथेंटिक मेथड नहीं है, लेकिन हमने निकालना है। और हमने क्या कहा था कि कोफिशिएंट भी निकालना है हर एक का। तो पढ़ो एकम, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालोगे? Coefficient of range formula highest value minus lowest value upon highest value plus lowest value. तो 95 माइनस 10 अपॉन 95 प्लस 10, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है। अब आगे आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। पढ़ो बच्चे एकम। Interquartile range Q3 minus 2 माइनस क्या where 1। हाँ जी आपने क्या कल मैंने आपको क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल बताए थे, तो उसमें हमने क्वार्टाइल किए थे, Q3, Q1, Q2। तो Q1 हमारा सबसे छोटा लोएस्ट क्वार्टाइल होता है, और Q3 हमारा हाईएस्ट क्वार्टाइल होता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आपसे पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे? Q3 माइनस Q1। और अगर इसका कोफिशिएंट पूछा जाए, तो जब भी कोफिशिएंट पूछते हैं तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो क्या आएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो आपकी जैसे ये ऑब्जर्वेशन है, इसके 4 पार्ट बना दे तो क्वार्टाइल बन गए, 4 क्वार्टर बन गए। तो ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये सेकंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया, और लास्ट फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन आपकी ये पड़ी है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपकी ये पड़ी है। लेकिन अगर हमें क्वार्टाइल्स की ऑब्जर्वेशन लेनी हो तो Q3 और Q1 का डिफरेंस लेंगे। द अबव फिगर शोज द कंसेप्ट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज ग्राफिकली। तो आप इस तरह से इसको ग्राफिकली दिखा सकते हो। 1/2 ऑफ द इंटर, पढ़ो एकम, आप ही पढ़ो इसको। 1/2 of the interquartile range is measured called the quartile deviation. ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ formula quartile 3 minus quartile 1 upon 2. It is also called semi interquartile range. इंटर क्वार्टाइल रेंज, आप इसको क्वार्टाइल रेंज जब निकाली आपने, Q3 माइनस Q1 निकाली। अगर क्वार्टाइल, ये बात छोटी छोटी है, ध्यान में रखना है, सबने नोट करके रख लो। क्वार्टाइल रेंज है आपकी Q3 माइनस Q1, वेयर एज क्वार्टाइल डेविएशन है आपकी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। The quartile deviation then measures the average range of 1/4 of data. For our sample example, let us calculate interquartile range. अब जो अभी आपने क्वेश्चन देखा था 95 मार्क्स वाला, तो उसमें हमारे क्वार्टर्स कैसे बनेंगे? कैसे बनते हैं हमारे 100 तक के क्वार्टर्स? बोलो एकम, पहले क्वार्टर में कितने तक आते हैं नंबर? एकम 100 तक के क्वार्टर कैसे बनाओगे आप? हाँ जी एकम, आर यू देयर? प्रीति बताना चाहती है, गुड। लेकिन यहाँ पर बेटे हमें 100 नहीं दे रखे, हमें दे रखे हैं 12 नंबर दे रखे हैं। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और 4-4 नंबरों के क्वार्टर बनाने हैं। तो लोएस्ट 4 नंबर, बोलो प्रीति, लोएस्ट 4 नंबर कौन से हैं हमारे? नहीं सॉरी, 3-3 नंबर के 4 क्वार्टर बनेंगे। 10, 13, 29। तो ये हमारे 3-3 नंबर लेते गए हम सीक्वेंस में, और उसके क्वार्टर्स हमने बना लिए। यहां तक क्लियर हो गया प्रीति? यस मैम। हाँ जी मैम। गुड, हो गया क्लियर यहाँ तक? ये क्वार्टर बना लिए हमने। तो जी मैम। अब हम देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है
उसकी हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 29 और थर्ड क्वार्टर की हाईएस्ट वैल्यू है 71। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हम Q3 माइनस Q1 निकालेंगे। 71 माइनस 29 42। डेविएशन के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। Like the range, the interquartile range and quartile deviation are based only two values. रेंज की तरह ये भी दो ही वैल्यू हमने ली कि फर्स्ट क्वार्टर की हाईएस्ट वैल्यू ले ली, सेकंड क्वार्टर की। Although they are more complicated to calculate than range, they avoid extreme values by using only middle half of data. So effect of extreme data are अवॉइडेड हेयर। तो इसका सिर्फ एक ही फायदा है कि एक्सट्रीम डाटा हमारा निकल गया और हमने बीच में से वैल्यू ले ली, लेकिन ले तो फिर भी दो ही वैल्यूज है ना, और तो कुछ नहीं लिया। तो इसकी कोफिशिएंट भी वही होगी Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इसके मेरिट्स पढ़ो। अब आप ही एकम खत्म करो। एकम आर यू इन द क्लास? और एकम लेफ्ट द क्लास। केशव शंकर, आर यू देयर? मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, एकम आ गई वापस? फिर चली गई। मनप्रीत भी चली गई। डर रहे हो आप लोग पढ़ने से? जशन बंसल, जशन। यस मैम, यस मैम। आप पढ़ो बेटा। गगन आपका हो गया बेटा। जशन आप पढ़ो मेरिट्स, डिमेरिट्स। Easy to calculate and simple to understand. It can be easily computed from distribution with the open-ended classes. It is useful when it is desired to know variability in the central half of data. Demerits. It ignores completely 50% of the data. It does not lend itself to further mathematical treatment. It is in the fact not a measure to dispersion, as it really does not show scatter around the average. तो वो ये कहता है फायदा ये है कि इजी है, सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है, और ओपन एंडेड क्लासेस अगर हैं तो भी हम उसकी क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं, जो कि हम रेंज में नहीं निकाल पा रहे थे। इसके अलावा व्हेन डिजायर्ड टू नो वेरिएबिलिटी इन द सेंट्रल हाफ ऑफ डाटा हम निकाल सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है कि ये 50% डाटा को तो इग्नोर ही कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर को ले रहा है। इट डज नॉट लैंड इट सेल्फ फर्दर। अगर हमें कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट निकालनी हो तो हम इससे नहीं कर सकते हैं, और हमें नहीं पता चलता कि ये हमारे मीन से सेंट्रल वैल्यू से कितना स्कैटर है, क्या उसके आसपास जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसके सिर्फ अब क्वेश्चन है इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन आपने निकालनी है। आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर लो। क्वार्टर थर्ड में हाईएस्ट वैल्यू 74 है और फर्स्ट में 30 है। आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल ली, डेविएशन में 2 से डिवाइड कर दिया। एवरेज डेविएशन मेजर्स, हाँ जी पढ़िए। अभी आप ही कंटिन्यू करिए। जशनप्रीत कौन है? एक मिनट, सॉरी, कौन पढ़ रहा था ये? जशन बंसल। जशन बंसल आप Yes, पढ़ो ma'am. बेटा, आगे पढ़ो। एवरेज डेविएशन मेजर्स। Average deviation measures. Under these, though, two important measures are variance and standard deviation. For a clear understanding on these two measures, let us first discuss average absolute deviation. Average absolute deviation or mean deviation. To compute these steps are: find out the mean of the given samples, determine the absolute value of the difference between each item in the data set and the mean. Add all these differences together and divide by the total number of items in the sample देखो for वो कहते ungrouped हैं, data. बस ठीक है मैं बता देती हूँ बेटा। एवरेज डेविएशन मेजर्स में आपके पास दो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, वेरिएंस निकालना है आपने और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, आपको क्या याद रखना है? पहला नंबर है एवरेज, तो पहला स्टेप है आपने एवरेज निकालनी है, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये बात समझ आई आपको?
फर्स्ट स्टेप जो है आपने मीन निकालना है, और मीन आपने निकाल लिया है कल, मीन मोड मीडियन कर लिया हमने, उसी तरह से आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। दूसरा है आपको एब्सोल्यूट डेविएशन निकालनी है, यानी कि एक्स से जो मीन का डिफरेंस है वो निकाल के उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है माइनस साइन को इग्नोर करना है आपने। मतलब देखो ये सिग्मा, सिग्मा एक्स माइनस म्यू, जो ये म्यू बना हुआ है ना, म्यू बोलते हैं इसको यू की तरह से, ये है आपका मीन एक्स बार। देखो नीचे लिखा भी हुआ है उसने एक्स माइनस एक्स बार। म्यू हम तब लिखते हैं, देखो ये भी फर्क याद रखना, जब हम पूरी पॉपुलेशन को लेते हैं तो हम उसके मीन को म्यू लिखते हैं और एन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जब हम उसमें से मान लो मैं आपकी पूरे के पूरे स्टूडेंट ले लूं और उसकी मीन निकालूं तो फिर मैं म्यू और एन डिनोट करूंगी। लेकिन अगर मैं उसमें से कुछ बच्चे निकाल के सैंपल लेके काम कर रही हूँ तो हम एक्स बार लिखेंगे और नीचे स्मॉल एन आ जाएगा, सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल। ये बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हो। तो अब आप यहां देखो, नंबर एक्स क्या है आपका, आइटम्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, म्यू का है पॉपुलेशन मीन, एन नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन, एक्स बार क्या है सैंपल मीन। देखो दोनों में फर्क, म्यू क्या लिखा हुआ है इसने, पॉपुलेशन मीन। पढ़ो आप बच्चे, जशन म्यू क्या लिखा हुआ है? हाँ जी। मैम एक्स तो स्टार्ट करना ही, हाँ x is equal to the item of or observation, u is equal to the population mean, म्यू n is बोलना है equal to इसको, यू number नहीं of बोलना, म्यू। mu, mu is equal to the पॉपुलेशन population मीन। mean, अब म्यू और n एक्स is बार equal में to क्या फर्क है? जशन मुझे बताओ, u म्यू और और एक्स बार में हाँ मैम ਜਿਹੜਾ mu ਹੈ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਮੀ, एग्जैक्टली ਤੇ x ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ गुड। ਜੋ x ਬਾਰ सैंपल ਯੂਜ਼ को ਕੀਤਾ लेके ਆਪਾਂ यूज, ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ सैंपल जी ਚੱਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ। वेरी गुड वेरी गुड। तो एन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स पॉपुलेशन की हो गई, और स्मॉल एन जो है वो सैंपल का एन हो गया। दीज आर द एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन, हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, मीन से, मोड से या मीडियन से, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं, मीन को हम एक्स बार डिनोट करेंगे, मीडियन को एम डी लिखेंगे, और मोड को हम एम ओ लिखेंगे। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है आप में से? कोई नोटिफिकेशन आई है शायद मेरे पास, किसी की कोई क्वेरी है? क्लास नहीं रीज्वाइन हो रही। किसी स्टूडेंट की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। सो एनी हाउ, ये हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। आपके पास 12 ऑफिसर्स कंप्यूट द एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। 12 ऑफिसर्स के आपको अकाउंट्स दिए हुए हैं, उनकी पेमेंट दी हुई है टोटल। तो सबसे पहले हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे सिंपल वे में। सबको टोटल किया, 12 से डिवाइड कर दिया, आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। फिर हमने निकालना है इसका मीन से डेविएशन। मीन से हमने डेविएशन निकाली, मीन्स एक्स माइनस एक्स बार। तो जशन बताओ ये 488 कैसे आया माइनस में? जशन हाँ हाँ जी मैम। बताओ बेटा, ये कैसे आया 488 माइनस 488 कैसे आया? मैम x माइनस मीन में करता है, x बार का माइनस करता है विच तो एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर? x x इतने गई फिगर हाँ बताओ ना x मुझे गई हाँ बोलो, ठीक x है। गई हाँ ठीक है ठीक है, 863 वेरी गुड। और 863 मीन क्या है हमारा? x मीन है इतने 1351 ही। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 488 आ गया। फिर एब्सोल्यूट यस मैम। करने के लिए हमने क्या करना है, इसको बार में डाल देना है। बार में डालने का मतलब होता है माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। तो इसका माइनस हटा दिया हमने अगली लाइन में, यस मैम। जो प्लस में थे वो प्लस में ही रहेंगे,
जो माइनस में थे वो भी प्लस में हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई आप सबको? यस मैम। इसीलिए वो एब्सोल्यूट डेविएशन लिख रहा है बार बार। एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। और बार भी लगाते हैं जब हम सिग्मा करते हैं दोनों तरफ। तो इसका टोटल हमारा 4000 आ गया। जब हम इसका मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, 4000 को n से डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। ये क्लियर हो गया आप सबको? हाँ Yes, जी, ma'am. ठीक है। जशन आगे पढ़ो। नेक्स्ट चलो, जशन के बाद किसी और को मौका देते हैं अब। मनीषा गोयल, Yes, ma'am. आप पढ़ो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है आगे इसके बाद। ये 333.3 तक आपको समझ आ गया मनीषा? Yes, ma'am. आगे पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है। This average absolute deviation is a better measure of depreciation that the range डिस्पर्शन, we have डिस्पर्शन दोबारा से dispersion पढ़ो। that the हाँ, range we have already discussed because it takes every observation into account. It gives weightage to each observation equally and indicates how far on average each observation lies from the mean. For grouped हाँ, data, average एक absolute मिनट एक मिनट बेटा, deviation. पहले यहाँ तक बता दूं मैं। वो कह रहा है कि ये वाला मेथड रेंज वाले मेथड से ज्यादा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि ये हर ऑब्जर्वेशन को ले रहा है। इसमें सारी ऑब्जर्वेशन से हमने कैलकुलेट किया ना, सिर्फ एक या दो को डिफरेंस नहीं लिया। अब अगर कहते हैं आपका ग्रुप्ड डाटा हो, तो आप क्या करोगे? जैसे हमने कल मीन निकाला था ना ग्रुप्ड डाटा में, कि मिड वैल्यू लेके और एज्यूम्ड मीन लेके उससे डिफरेंस लिया था। तो वही आपने एक्स बार की जगह एज्यूम्ड मीन ले लेना है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सेम मेथड है, आपने एफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखिए, अगर आपने मोड से निकालना हो तो यहाँ मोड आ जाएगा आपका एक ही जगह। और अगर मीडियन हो तो मीडियन, जो क्वेश्चन में कहा आपने उसी से लेना है। मेरिट्स पढ़ो बेटा इसके मनीषा। Merits. Mean deviation is easy to understand. It is based on all the items of the series. It is less affected by extreme observation when compared with the standard deviation. डीमेरिट्स पढ़ो। It is the arithmetic mean of the absolute values of the deviation. It ignores the positive and negative signs of deviation. This weakness creates the diamond for a more reliable measures of dispersion. It is not amenable for further algebraic एल्जेब्रिक treatment. ट्रीटमेंट। वो कहते हैं कि एक मेरिट्स क्या है, ये इजी है और ये सारी आइटम्स को ले रहा है। और जैसे रेंज में हमने कहा था एक्सट्रीम आइटम्स इम्पैक्ट करती हैं, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि सारी आइटम्स होगी तो एक्सट्रीम आइटम इम्पैक्ट नहीं करेंगी। इसमें हम नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो गलत है। नेगेटिव और पॉजिटिव भी तो हमें देखना चाहिए ना, वेरिएशन है तो किधर है। मैं कहूँ कि 70 से नीचे 50 वाला है, 70 से ऊपर 90 वाला है, दोनों सेम तो नहीं हो सकते ना। मैंने तो दोनों को सेम लेवल पे रख दिया कि हाँ 20 नीचे है तो भी कोई बात नहीं, 20 ऊपर है तो भी कोई बात नहीं, -20 को भी 20 बना दिया ना हमने। तो समझ आई आपको? Yes, ma'am. तो यस इसलिए मैम। ये ज्यादा रिलायबल नहीं कह सकते। इट इज नॉट मैनेबल। इसके बाद हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इससे नहीं कर सकते। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सबसे ज्यादा पेपर में, मतलब आपका तो चलो ऑब्जेक्टिव है, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस काफी आते हैं। रुपिंदर कौर, आर यू अवेलेबल? रुपिंदर कौर, कीर्ति, रुपिंदर कौर हो आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. पढ़ो बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन शुरू करो आप। पढ़ो यहाँ से।
रुपिंदर कौर, रुपिंदर कौर आपका म्यूट है, पहले अनम्यूट करो। दिशा डडवाल आप पढ़ो बच्चा। Population variance. If we shift our calculation from samples to population, we will get population variance symbolized by O2 sigma squared. The population variance is similar to an average absolute deviation computed for an entire population. It is the mean square deviation about mean, where बोलो बोलो करो बच्चा। sigma squared is equals to population variance. X is equals to the item or observation, mu is equals to popular mean, and is equals to total number of items in the population. तो देखो बच्चे, इसमें जो ये कहना चाह रहा है आपको, इफ वी शिफ्ट आवर कैलकुलेशन फ्रॉम सैंपल्स टू पॉपुलेशन, अभी हमने ऊपर करा कि जो हमने सैंपल और पॉपुलेशन में फर्क देखा कि म्यू जब हम लिखते हैं वो पॉपुलेशन का मीन होता है, देन वी विल गेट पॉपुलेशन वेरिएंस सिंबलाइज, उसको हम पॉपुलेशन के वेरिएंस को सिंबल लिखते हैं। ये एन लिखा हुआ है ना, एन, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर कर दिया हमने। द पॉपुलेशन वेरिएंस इज सिमिलर टू एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन, जो अभी हमने निकाली एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन कंप्यूटेड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। फर्क क्या होता है, उसको हमने सैंपल लेके निकाला, इसको हम एंटायर पॉपुलेशन पे निकालेंगे। इट इज द मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन, इसको क्या बोलेंगे? मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट द मीन। तो आप देखो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, यानी जो हमने अभी डिफरेंसेस लिए हैं ना, जिसको हमने माइनस साइन को इग्नोर किया था, यहां पर हमने उसका स्क्वायर ले लेना है और उसके स्क्वायर को फिर हमने n से डिवाइड करना है, या फिर हमने स्क्वायर को n से डिवाइड करके माइनस म्यू स्क्वायर कर देना है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। और पेपर में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? आपको फॉर्मूला दिया होगा कि सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला भी लिखा होगा और ये वाला भी लिखा होगा, और एक दो कोई और लिखे होंगे। तो आपसे पूछा जाता है इधर 1 और 2 और 1 एंड 2, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों से ही आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। अब देखो, आपका ये पॉपुलेशन वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, एक्स आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, म्यू आपकी पॉपुलेशन मीन है, 10 आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। बेटा गिलास पानी दे दो बेटा। बेटा हाँ, आगे पढ़ो बच्चे। पॉपुलेशन वेरिएंस एज यूनिट पढ़ो बच्चे, आगे कंप्लीट करो। कौन पढ़ रहा था? मनीषा? दिशा? नो मैम। दिशा पढ़ो बेटा, दिशा पढ़ो आगे। Population standard deviation. Population standard deviation नहीं बेटा, is ऊपर दो simply the लाइनें रह गई आपकी। पॉपुलेशन वेरिएंस एज द यूनिट, population variance as the unit is square of the units of the data. These types of units are not clearly interpreted. To avoid this problem, instead of variance, we have another measure called standard deviation. वो कहते हैं कि इसमें हम जो है क्लियरली इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का पढ़ो बच्चे। पढ़ो आगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। Population दिशा? standard deviation. Population standard deviation is simply the square root of the population variance. The standard deviation is the square root of the average of the squared distances of the observation from the mean, where the हाँ, symbols have same meaning as described in case of population variance. ठीक है। अब हमने जो ऊपर किया था उसका जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। फॉर्मूला देखो वही का वही है, तीनों में स्क्वायर रूट कर दिया और कुछ भी नहीं करना है आपने, बट ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है और लिख के याद करना है। अब क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ प्योरिटी टेस्ट ऑन सम कंपाउंड
फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको दोनों निकालने हैं, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशंस भी। तो आपको करना क्या है, ये आपको x दिया हुआ है सारा, उससे आपको इसका मीन निकालना है, जिसको हम म्यू बोलेंगे। मीन का सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n, ये आ गया आपका। फिर आपने हर एक का डेविएशन निकालना है। देखिए x माइनस म्यू करना है, उसका स्क्वायर करना है, जिसको हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं। और उसको फिर आपने सबको ऐड कर देना है। ये x माइनस म्यू का स्क्वायर हो गया, और ये है आपका सिंपल x का स्क्वायर, ये वाले कॉलम का स्क्वायर। ठीक है, इस सब को आपने ऐड करना है। ठीक है, देखिए मनीष दिशा आप बताइए कि ये 0.024 कैसे आया इस वाले कॉलम में, 10 वाले में। हाँ जी बेटा, दिशा 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 इज नॉट देयर, और आई एम नॉट ऑडिबल। दिशा आर यू देयर? Yes, ma'am. बेटा ये जो 10 वाला कॉलम है, रो Yes, है, ma'am. इसमें 0.024 कैसे आया, मुझे थोड़ा सा बताइए आप। Ma'am, पहले आवाज नहीं आ रही दिशा आपकी। बेटा मेरे को यहाँ चार्जिंग लगानी पड़ेगी। हाँ जी दिशा, ma'am. दिशा आपकी Yes. आवाज तो आई नहीं मुझे, आपने बताया नहीं 0.024 कैसे आया। बोल कोई और बताएगा वॉलेंटियर? कौन बताएगा? सुने सुने ना, आप बताओ बेटा कैसे आया ये। मैम जो मीन निकाला हुआ है 0.166, उससे माइनस करके 0.19 को। वेरी गुड। और 0.001 कैसे आया? मैम स्केयर करके इसका। और 0.361 कैसे आया? मैम 0.19 का स्केयर। वेरी गुड वेरी गुड। तो दिशा क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई ये चीज? आपका ये म्यू आ गया, ये आपका वेरिएंस का फार्मूला, x माइनस म्यू का स्क्वायर जो ये है आपका 0.051 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 15 है, तो ये आपका वेरिएंस आ गया। और दूसरे मेथड से भी इसने निकाला है आपका, दोनों से सेम आएगा आपका। ठीक है, दूसरे मेथड से भी यही आया आपका। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.058%। तो इसको हम कैसे आगे करेंगे? सुनैना आप ही इसको कंटिन्यू करो बेटा। Standard deviation enable us to determine where the values of frequency distribution are located in the relation to the mean. We can measure the percentage of items that fall within specific ranges under a systematic bell-shaped curve like the one below, from where we can say that first about 68% of the value in the population will fall within plus and minus 1 standard deviation from the mean. Second, about 95% of the value in the population will fall within plus and minus 2 standard deviation from the mean. Third, about 99% of the values in the population will fall within plus and minus 3 standard deviation from the mean. ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। वो कहते हैं एक मिनट बेटा, मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड होल्ड कर। कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन enable us to determine where the values of frequency distributions are located, कि हमारी वैल्यू। हेलो हेलो, हाँ जी कॉल आ रही थी आपकी। तो देखिए बच्चे, आपने जो ऊपर अभी वेरिएशंस देखी थी बेल शेप, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था
तो हमने ये ग्राफ किया था, ये देख रहे हो आप ये ग्राफ, है ना? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर आपका 90% कहाँ जाता है, 68% कहाँ जाता है, 95% कहाँ जाता है। जितना जितना हम यहाँ आएंगे 98%, 95%, 68%, इस तरह से हमारा ये ग्राफ जो बेल शेप है वो बटा होगा। तो डेविएशन कैसे पता चलेगी? जैसे हमने ये निकाल ली, आपने इसकी वैल्यू निकाली डेविएशन की, तो अबाउट वो कहता है जो अगर जो आपका एक्चुअली में रहता है, वी कैन मेजर द परसेंटेज ऑफ आइटम्स, कितनी परसेंटेज ऑफ आइटम कितनी रेंज में आ रही हैं, जो हमारा बेल शेप कर्व होता है। ये कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारी 68% वैल्यूज जो हैं वो फॉल करती हैं प्लस और -1 के बीच में। अब अपने दिमाग में वो लाओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो लाइन ग्राफ हम बनाते हैं उसमें 0 बीच में होता है, इधर +1 इधर -1, ऐसे ही करते हैं हम, एक तरफ +1 एक तरफ -1। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अबाउट 68% वैल्यूज हमारी +1 और -1 के बीच में फॉल करती हैं, और 95% वैल्यूज जो हैं वो 2 और -2 के बीच में फॉल करती हैं, और 99% वैल्यूज 3 और -3 के बीच में फॉल करती हैं। बाकी वैल्यूज उसके बाहर 1% की हम स्कोप रख सकते हैं। तो ये आपका MCQ भी आ सकता है कि 68% वैल्यूज कहाँ फॉल करती हैं, 95% वैल्यूज कहाँ फॉल करती हैं, और 99% वैल्यूज कहाँ फॉल करती हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये भी आपको याद करना है। आगे पढ़ो बच्चे, आप ही कंटिन्यू करो। The standard deviation is also useful in describing how far individual items in a distribution disperse from the mean of the distribution. A measure called standard score gives us the number of standard deviation a particular observation lies below or above the mean. Standard हाँ, तो score स्टैंडर्ड स्कोर हम किसको बोलते हैं कि कितनी वैल्यूज आपकी अर्थमेटिक मीन से नीचे हैं, कितनी वैल्यूज आपकी अर्थमेटिक मीन से ऊपर हैं। ठीक है, और उसको हम निकालेंगे कैसे? x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? Yes, ma'am. अब पढ़ो आगे। Yes, सपोज ma'am. वो ये पढ़ो बच्चे। Suppose सपोज Suppose we observe a compound that is 0.108% impure. Since in the above illustration 6 population has a mean of 0.166 and a standard deviation of 0.058, an observation of 0.108 would have a standard score of -1 as follow. तो फॉर्मूला लगाया आपने, x की वैल्यू जहाँ 108 थी उसमें x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, आपका -1 आ गया। स्टैंडर्ड स्कोर, नंबर ऑफ डेविएशंस, अब आपको बताना है पॉपुलर ऑब्जर्वेशंस लाइज बिलो एंड अबव द मीन। क्लियर है? ये आपको स्टैंडर्ड स्कोर निकालना आ गया फॉर्मूले से? Yes, ma'am. फॉर Yes, ग्रुप्ड ma'am. डेटा, फॉर ग्रुप्ड डेटा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा? F लग जाएगा साथ में, और तो कुछ भी नहीं होगा। ग्रुप में तो यही होता है ना, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है आपका। Yes, हाँ ma'am. जी, तो ये आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल सकते हो। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ग्रुपिंग दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, आपने करना क्या है? फॉर्मूला वही लगाना है। ग्रुप से पहले आपने मिड पॉइंट निकालने हैं, मिड पॉइंट से आपने एफ एक्स निकालना है, उससे आपने सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके आपने मीन निकालना है। फिर मीन से आपको अपनी डेविएशंस निकालनी है, उनका स्क्वायर करना है और इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। ये करके आपको टेबल बनानी आनी चाहिए कि क्या क्या हमें निकालना है, और उसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में देखो हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, उन वैल्यूज की टेबल बनाओ और क्वेश्चन कर डालो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है।
देखने में बहुत आसान लगता है, जब हम करने बैठते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? प्रैक्टिस। क्या चाहिए? प्रैक्टिस हाँ मैम। जी। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम Practice. ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं निकाल सकते। ये आपका फिर एमसीक्यू बनता है कि क्या हम ओपन एंडेड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं? तो हम कहेंगे नो, इट कंसीडर्स एवरी ऑब्जर्वेशन बट एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डाटा सेट डिस्टोर्ट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्दो टू लेसर एक्सटेंट देन टू द रेंज। ये डिस्टोर्ट तो करती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, लेकिन कम डिस्टोर्ट करती हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेस्ट मेथड माना जाता है अभी तक का। इसके फॉर्मूलाज हैं बस, और कुछ भी नहीं है, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अनग्रुप्ड डेटा में हमारे पास 3 मेथड होते हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारे मेथड आपके मीन वाले हैं। जिस तरह से आपने उसमें मीन निकाला था, x बार अगर आप निकाल रहे हो, ये आपका डायरेक्ट मेथड आ गया। इसके 2 फॉर्मूले हैं, दोनों ही आपने याद करने हैं, क्योंकि कई बारी पेपर में आपको वैल्यूज ना देके सिग्मा एक्स स्क्वायर दे देंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर दे देंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बी वाला। तो माई एडवाइस इज दैट कि ये फॉर्मूले आप अपने आप लिख लिख के याद करो, और उतनी बारी लिखो जब तक कि अच्छी तरह से याद नहीं हो जाते हैं। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ना तो आप क्वेश्चन कर सकते हो और ना ही आप पेपर की तैयारी कर सकते हो। शॉर्टकट में हमने डी ले लिया था, स्टेप डेविएशन में डी डैश ले लिया था। वही चीज है, जब डी डैश ले लेते हैं हम तो एच से मल्टीप्लाई भी करते हैं, और डी के लिए हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। सेम वही मेथड है जो आपने अर्थमेटिक मीन में यूज किए थे, सिर्फ उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है हमने, और कुछ भी नहीं करना है। और ग्रुप्ड डाटा में भी तीनों मेथड लग सकते हैं, साथ में एफ आ जाएगा आपका, और कुछ भी आपका नया नहीं है। तो ये सब फॉर्मूले आपको लिखने हैं। अब आता है कंबाइंड मीन। जैसे हमने निकाला था, ऐसे ही हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, वेयर d1 क्या है आपका? देखो अब d1 क्या है मेनली, तो ये है हमारा x12 माइनस x1, और दूसरा है x12 माइनस x2। अब x12 क्या है आपका? कंबाइंड मीन। तो आपको अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो पहले कंबाइंड मीन निकालना होगा। जब हम कंबाइंड मीन से फर्स्ट वाली सीरीज का मीन डिफरेंस करेंगे तो d1 आ जाएगा, और सेकंड वाली का माइनस करेंगे तो d2 आ जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन से देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको ग्रुप दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन लिया हमने और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, उसका फॉर्मूला निकाला हमने। इसने सेम वही किया आपका एफ डी स्क्वायर। ये तो सिंपल, इसने वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको करने के लिए, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जो बच्चा कर लेगा वो कर पाएगा, जो नहीं कर लेगा वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन करूंगी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो अल्टरनेटिव मेथड भी दिए हुए हैं आपको, सारे मेथड दिए हुए हैं। जो मैंने आपको अभी ऊपर कहा था कि सेकंड वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप उस मेथड से नहीं चल सकते, फिर सेकंड मेथड ही आपको लगाना पड़ेगा, और वो वही स्टूडेंट लगा पाएगा जिसको याद होगा। अब ये आपका आ गया कंबाइंड मीन। देखो फर्स्ट ग्रुप का n1 दिया हुआ है, सेकंड ग्रुप का n2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। कौन पढ़ रहा था क्वेश्चन? सुनैना? खुशप्रीत है? खुशप्रीत